नेपाल में इतना बवाल, सड़कों पर इतना खून बहा। जेनजी क्यों बन गई सत्ता की सबसे बड़ी चुनौती? और 9 महीने पहले ऐसी कौन सी चिंगारी थी जो अब जलती हुई आग बन गई है? संसद जली, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया और प्रधानमंत्री गायब हो गए। लेकिन इस सबके पीछे कहानी क्या छिपी है, इसी को लेकर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल नेपाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीर दिख रही है वो महज कुछ दिनों की नहीं बल्कि कुछ महीनों पुरानी है। ये युवा सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन होने से नाराज नहीं थे, बल्कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, सरकारी दमन के खिलाफ लंबे समय से सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा रहे थे। ये आंदोलन जनवरी 2025 में शुरू हुआ, जब आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि ये युवा सड़क पर उतर आए और उसके बाद जो भी हुआ उसे पूरी दुनिया देख रही है। केपी ओली और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे उनके मंत्रियों के खिलाफ जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक नेपाल के युवाओं ने एंड करप्शन नेपाल और यूथ फॉर चेंज जैसे हैशटैग्स के साथ अभियान चलाया था। पहले तो यह सरकार विरोधी अभियान ऑनलाइन चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे लोग सड़कों पर उतरने लगे। भ्रष्टाचार, सरकार की नीति और बेरोजगारी को लेकर युवा वीडियो बनाकर पोस्ट करने लगे। कई बार तो ऐसा हुआ कि सरकार विरोधी नारे सोशल मीडिया पर ट्रेंड तक करने लगे। नेपाल सरकार ने पिछले सप्ताह फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया साइटों पर रोक लगा दी। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक आदेश के जरिए सरकार ने इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने, शिकायत दूर करने को लेकर अधिकारी नियुक्त करने की अंतिम समय सीमा दी थी। जिन कंपनियों ने पंजीकरण नहीं कराया उन्हें प्रतिबंध कर दिया गया। इसे लोगों ने सरकार की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले और युवाओं को देश दुनिया के साथ संवादित स्थापित कर सकने से रोकने के तौर पर लिया। इसे लेकर हम नेपाल संगठन ने काठमांडू में प्रदर्शन की अनुमति मांगी और सरकार ने इसके लिए अनुमति भी दी। सरकार ने इस आंदोलन को सामान्य तौर पर लिया, लेकिन जितनी संख्या में युवा सड़क पर उतरे इसका अंदेशा किसी को नहीं था। युवा न केवल सड़क पर उतरे बल्कि पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। काठमांडू में प्रदर्शन के बाद यह आंदोलन दूसरे शहरों में भी फैलने लगा। हालांकि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध सोमवार 8 सितंबर देर रात हटा लिया गया था, लेकिन मंगलवार 9 सितंबर को विरोध प्रदर्शनों ने जोर पकड़ लिया और बवाल इतना कटा कि 23 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हो गए। इतना ही नहीं, बढ़ते हंगामों के बीच मंत्रियों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इन सब ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा एक भीड़ ने तो पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी। चश्मदीदों ने बताया कि घर के अंदर फंसी उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से झुलस गई अस्पताल में, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती का उल्लंघन करते हुए आगजनी की और कई मुख्य इमारतों और प्रतिष्ठानों पर भी हमला कर दिया। संसद में आग, सुप्रीम कोर्ट में आग, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की मौत, ये सब सबूत है इस बात का कि प्रदर्शन कर रहे लोगों में कितना आक्रोश भरा हुआ है। 2 दिन में ही उन्होंने नेपाल के हालात बदतर कर दिए। इन 2 दिनों ने नेपाल की राजनीति, समाज और व्यवस्था सबको हिलाकर रख दिया है। जो आग सड़कों पर दिख रही है वो सिर्फ एक फैसले के खिलाफ नहीं है, बल्कि काफी टाइम से दबे हुए गुस्से और बदलाव का नतीजा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकार चलाएगा कौन, बल्कि क्या नेपाल अब खुद को एक नई दिशा दे पाएगा? क्या ये हालात सुधर पाएंगे? खैर, अब तो ये वक्त ही बताएगा। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी लाइव।